स्वागत है आप सभी का। सुबह के 9 बजने वाले हैं और आप मेरे साथ देख रहे हैं ये बुलेटिन। और इस वक्त की एक बड़ी खबर है भारत चीन को लेकर सीमा पर चल रहे विवाद पर। चीनी सैनिकों के हमले में भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं। सेना ने इन जवानों के शहीद होने की खबर की पुष्टि अब कर दी है। चीनी सेना के हमले में भारत के कई जवान घायल हो गए हैं और कई जवान लापता भी बताए जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री और विदेश मंत्री के साथ बैठक की। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुटेरेस ने भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर चिंता व्यक्त की है और दोनों देशों से संयम बरतने की अपील भी की है। दूसरी तरफ चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीनी सैनिकों की भी क्षति हुई है, लेकिन वो नंबर नहीं बताएंगे, जिससे दोनों तरफ के लोग तुलना करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चीन के 43 सैनिक या तो मारे गए हैं या तो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और भारत चीन हिंसक झड़प पर अमेरिका का बयान आया है। एलओसी की हालत पर नजर बनाए हुए हैं। यूएस विदेश मंत्रालय भारत के 20 जवानों की शहादत पर उनके परिवारों के प्रति संवेदना और भारत और चीन दोनों ने डी एस्केलेट करने की इच्छा व्यक्त की है। हम मौजूदा स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हैं। 2 जून को ट्रंप मोदी ने भारत चीन सीमा पर चर्चा की थी और अब विदेश मंत्रालय का बयान भी निकलकर सामने आया है। इधर लद्दाख की घटना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विदेश मंत्री एस जयशंकर, आर्मी चीफ एमएम नरवणे और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के साथ बैठक की। करीब 1 घंटे तक चली बैठक में रक्षा मंत्री ने झड़प के बाद सीमा पर स्थिति के बारे में जानकारी ली और इस विषय पर चर्चा भी की है। रक्षा मंत्री ने सीमा पर मौजूदा स्थिति से प्रधानमंत्री मोदी को भी अवगत कराया है। भारत और चीन के बीच में जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, ये सिर्फ भारत के लिए ही या चीन के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, पूरे विश्व की नज़र इसके ऊपर है। यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी जनरल ने भी अभी मैसेज दिया है कि भाई दोनों साइड को रेस्ट्रेंट करना चाहिए ताकि और ज़्यादा लड़ाई की हालत ना पहुंच जाए। दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, लेकिन सवाल इस चीज़ का है कि चीन ने कई ऐसी बचकाना हरकत की हैं जिसका जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा और उनको भारत की ज़मीन से वापस जाना ही पड़ेगा, जहां पर अगर जो उनके परसेप्शन के मुताबिक और हमारे परसेप्शन के मुताबिक जो हमारी ज़मीन है, ये परसेप्शंस दोनों अलग हैं, वो बात अलग है, लेकिन जहां वो नहीं थे और अब वो वहां हैं, चाहे वो ज़मीन किसी की भी है, वहां से उन्हें वापस जाना ही पड़ेगा। आर्मी के जो प्रवक्ता ने बोला है, ठीक बोला है कि क्लैश हुआ है जब मीटिंग हो रही थी, जिनमें जनरल लेवल की मीटिंग हो रही थी, फ्लैग मीटिंग हो रही थी, नेगोशिएशन चल रहे हैं, उस समय अगर फायरिंग हुई है, उसको कहते हैं परफिडी। जो जिनीवा कन्वेंशन की लैंग्वेज में ये एक क्राइम है, वॉर क्राइम है, और इन्होंने अगर ये परफिडी की है, मतलब धोखाधड़ी की है, तो इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और सरकारी सूत्रों ने बताया कि पीएलए के सैनिकों ने पॉइंट 14 के ऊपर ऊंची जमीन से पत्थर फेंककर भारतीय कार्रवाई का जवाब दिया है। इसके बाद चीनी सैनिकों ने लोहे की छड़ और क्लबों से हमला किया। पीएलए के सैनिकों ने पॉइंट 14 के ऊपर ऊंची जमीन से पत्थर फेंककर भारतीय कार्रवाई का जवाब दिया और फिर लोहे की छड़ और क्लबों का उपयोग कर हमला किया। भारतीय सैनिकों ने भी कार्रवाई की। जब चीनी सेना ने टेंट हटाने से मना किया तो फिर भारतीय सेना ने टेंट को हटाने के लिए मोर्चा खोल दिया। तो ये तनातनी वहीं से शुरू हुई जब गलवान के पास चीनी सेना से बातचीत चल रही थी। 6 जून को भी भारत और चीन के बीच बातचीत हुई। इसमें कहा गया कि जो गलवान के पास जो एरिया है भारत और चीन के बीच में, वहां से चीनी सेना अपनी फौज को पीछे की तरफ भेजे। चीन ने इस पर अपनी सहमति भी जता दी थी, लेकिन इसके बावजूद जब चीन की सेना वहां से नहीं हटी तो भारत के सैनिक वहां पहुंचे देखने के लिए कि क्या हुआ और इसी दौरान ये झड़प निकलकर सामने आया। और चीन सीमा पर भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद लोगों में चीन के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा है। प्रयागराज में लोगों ने चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया है और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। लोगों ने चीन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की भी मांग की है।
और बातचीत करने के लिए नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अगर चीन और भारत की बात की जाए, जिस तरह से गलवान में सब कुछ निकलकर सामने आया, अब ये कहा जा रहा है कि इस मसले को बैठकर और समझकर सुलझाने की कोशिश किया जाए, क्योंकि ये दोनों देशों के लिए बेहतर नहीं है और यूएन ने भी इसमें पहल की है। देखिए, बिल्कुल नीलू, जो घटना सोमवार रात की हुई है वो जाहिर तौर पर भारत और चीन के संबंधों में एक काला अध्याय रहेगा, क्योंकि करीब 45 साल के बाद ऐसा क्लैश देखने को मिला है। इससे पहले अरुणाचल में ऐसा क्लैश हुआ था 1975 में। तो जाहिर तौर पर आगे का क्या रणनीति होगी, इस पर अभी देखना होगा कि भारत का क्या रवैया रहता है। हालांकि आपको बता दें, हमारे जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी तक 20 जवानों की शहादत की पुष्टि हुई है, लेकिन ये आंकड़ा अभी और जा सकता है, क्योंकि बहुत से जवान अभी भी जख्मी हैं। तो जाहिर तौर पर जो घटना सोमवार रात को हुई है वो अपने आप में बहुत दुखद है, और साथ ही साथ ये भारत चीन संबंधों को एक बहुत बड़ा झटका इसने दिया है, क्योंकि आपको याद दिला दें कि पिछले कुछ सालों से लगातार भारत और चीन के संबंध बेहतर हो रहे थे, और 2 बार इनफॉर्मल समिट्स भी हुए हैं, जिसमें पीएम मोदी चाइना गए थे, वुहान गए थे, उसके बाद चीन के राष्ट्रपति भारत भी आए थे पिछले साल 2019 में। तो ऐसे में जो ये तमाम संबंध हैं, इनको एक करारा झटका जरूर लगा है। लेकिन इसी बीच खबर ये भी है, जो विदेश मंत्रालय की तरफ से कल बयान आया था, इसमें साफ कहा गया था कि जो सहमति बनी थी 6 जून को दोनों देशों के बीच में, उसका सम्मान चीन ने नहीं किया। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 6 जून को ग्वालन वैली के अंदर बफर जोन बनाने की बात की गई थी, यानी कि वहां पर कोई नहीं होगा, नो मैन्स लैंड होगा। लेकिन उसके बावजूद चीन ने वहां पर टेंट गाड़ने की जुर्रत की और इसका उल्लंघन किया जो सहमति बनी थी, जिसके बाद ये हाथापाई की नौबत वहां पर आई, जिसमें दोनों तरफ जो है कैजुअलिटीज हुई हैं। तो अब देखना ही होगा कि इस पूरे प्रकरण को लेकर भारत का क्या रवैया रहता है। कल देर रात प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात जो टॉप के 4 के कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जिसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री शामिल थे। तो ये समझा जा रहा है कि आगे की क्या रणनीति होगी भारत की इन तमाम पहलुओं पर। बिल्कुल शैलेंद्र, भारत की क्या रणनीति होगी वो देखने वाली बात होगी। हालांकि भारत ने ये माना कि 20 जवान शहीद हुए हैं गलवान में, और अपनी तरफ से तमाम तरह के बयान भी दिए हैं कि ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। लेकिन चीन की मंशा अब तक साफ नहीं हुई है। उन्होंने ये तक नहीं बताया है कि कितने जवान उनके शहीद हुए हैं, यानी कहीं ना कहीं अब भी वो बहुत सारी चीजें छिपा रहा है, क्योंकि बार बार जिस तरह से हमने गलवान में भी देखा कि नो मैन्स लैंड के एरिया में 6 जून को यह कहा गया था कि चीनी सेना वहां पर नहीं रहेगी, पीछे हटेगी, लेकिन इसके बावजूद वो वहां पर रही है। तो ऐसे में चीन की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। अगर भारत अपनी तरफ से पहल करता है तो चीन को भी इसमें पहल करने की जरूरत है, अगर शांति चाहिए। जाहिर तौर पर ये एक तरफा शांति नहीं हो सकती है। ये जरूरी है कि दोनों तरफ इस तरफ कदम उठाएं, और इसको लेकर हालांकि प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच में सहमति बनी थी कि जो आपसी मतभेद हैं वो विवाद न बने, इसी दिशा में दोनों देशों को चलना होगा। लेकिन चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बार बार ये कहते रहे हैं एक्सपर्ट्स भी कि चीन पर भरोसा करना सही नहीं है, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा कि जब जब चीन पर भरोसा किया है तो उसने पीठ में छुरा घोंपा है। तो इसी बीच अब माना यह जा रहा है कि भारत की तरफ से एक जवाबी कार्रवाई जरूर होगी। वो किस तरह की होगी, पॉलिटिकल होगी या आर्थिक कार्रवाई होगी, ये फिलहाल इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि इस पर विचार फिलहाल अभी चल रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि इस घटना से भारत और चीन के संबंधों को बहुत बड़ा झटका लगा है। बिल्कुल, बहुत झटका लगा है, और कोशिश चाहे वो अमेरिका की जाए या फिर यूएन की जाए, सभी यही कह रहे हैं कि इस मामले में शांति से बैठकर हल निकालने की जरूरत है। अब देखना होगा दोनों देशों का रुख किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर रहता है। शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वाराणसी में लोगों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंका है। लोगों ने चीन की इस हरकत पर उनके बीच में गुस्सा है, और इसी को लेकर अब लोगों की ये सारी चीजें दिख रही हैं कि उन्होंने चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका है। देश का दुश्मन, देश का दुश्मन, देश का दुश्मन, देश का दुश्मन, चीन के जवानों का बहिष्कार। चीनी लगातार घुसपैठ कर रहे हैं और लगातार हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते हैं। आज वो पूरे विश्व का दुश्मन बन चुका है। कोरोना फैल के हमारे 20 भारतीय जवान शहीद हो गए हैं, और कोई भी भारतीय बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए हर एक भारतीय के दिल में आक्रोश है कि हम चीनी सामानों का बहिष्कार करेंगे, चीन का बहिष्कार करेंगे।
और इस बीच एक और खबर आई है। यूएन सुरक्षा परिषद में सीट पर चुनाव होना है आज शाम को 6:30 बजे। चुनाव एशिया पैसिफिक ग्रुप में भारत इकलौता उम्मीदवार है जो इसमें शामिल हो रहा है और ये यूएनएससी में भारत की 8वीं पारी होगी। 2021 से 2 सालों का ये कार्यकाल होगा। और बात प्रधानमंत्री मोदी की करें तो आज दूसरे दिन भी कोरोना संकट से निपटने के उपायों पर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी चर्चा करेंगे। आज की बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी बैठक में शामिल मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। और इसके पहले मंगलवार की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों से बैठक की और उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के बीच अब अर्थव्यवस्था पटरी पर एक बार फिर से लौट रही है। वहीं सभी मुख्यमंत्रियों ने पीएम का आभार जताया और कोरोना से जुड़े जमीनी हालात से प्रधानमंत्री को अवगत भी कराया। मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने प्रदेशों की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी। और बातचीत करने के लिए अनूप गुप्ता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, आज भी प्रधानमंत्री की तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक है और उन मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक है जहां पर स्थिति थोड़ी कठिन है कोरोना को लेकर। आज और कल की बात की जाए और फिर आज ये बैठक है, काफी अहम माना जा रहा है। कल भी हमने देखा कि तमाम मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात रखी, प्रधानमंत्री ने भी अपनी तरफ से बात रखी है, तो आज भी कुछ इसी तरह से देखने को मिल सकता है। देखिए, बता दूं नीलू कि आज शाम 3 बजे से फिर से बैठक शुरू होगी। आज ये दूसरा दिन है और जैसा आप भी जिक्र कर रही थी, आज का जो दिन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है क्योंकि 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे और ये वो राज्य हैं जहां पर कोरोना महामारी जो है वो सबसे ज़्यादा फैली हुई है। चाहे महाराष्ट्र की बात करें, मुंबई शहर की बात करें या फिर दिल्ली की बात करें, तमिलनाडु के चेन्नई की बात करें या गुजरात के अहमदाबाद की बात करें, ये वो शहर हैं या वो राज्य हैं जहां पर 60% से ज़्यादा अकेले इन 4 शहरों में कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं। ये केंद्र के लिए बहुत चिंता का विषय है और जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्घाटन भाषण हुआ, उन्होंने साफ कर दिया कि जितना कोरोना पे हम कंट्रोल करेंगे उतना ही विकास की पटरी को हम आगे ले जाएंगे और ये दूसरे राज्यों को भी सीखना होगा। यानी एक प्रतिस्पर्धा है कि अगर कोई राज्य कोरोना पर काबू पा रहा है तो दूसरे राज्यों को भी काबू पाना होगा अगर विकास के पथ पे चलना है। तो जाहिर सी बात है आज जरूर प्रधानमंत्री इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से जानेंगे कि उन्हें किस तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है या कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए वो क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर इन शहरों को लेकर, इन राज्यों को लेकर एक अलग रणनीति बनाएंगे कि इन शहरों के लिए आगे क्या करना चाहिए। बिल्कुल, तो केंद्र और राज्य के समन्वय से कुछ आज ऐसा फैसला लिया जा सकता है जहां पर कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। अनूप, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ में सीए के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन का मामला, जिसमें 287 आरोपी के खिलाफ पुलिस ने लगाई थी चार्जशीट। 18 आरोपियों पर रासुका लगाने की अब तैयारी की जा रही है। हिंसक प्रदर्शन को लेकर 12 थानों में एफआईआर दर्ज की गई थी। करीब 52 एफआईआर थी, जिसमें 295 आरोपी अब तक गिरफ्तार भी हो चुके हैं, जबकि 68 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हुई थी। 43 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश लगातार जारी है। 19 दिसंबर 2019 को लखनऊ में हुआ था हिंसक प्रदर्शन। परिवर्तन चौक और पुराने लखनऊ में यह हिंसक प्रदर्शन हुआ था। और अनलॉक 1 में तेजी से बढ़ी है कोरोना मरीजों की तादाद। गांव हो या शहर, हर जगह कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। रोडवेज बसों को नहीं मिल रही हैं सवारियां। संक्रमण के डर से लोग अभी भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। बस की सवारी का परिणाम स्वरूप 2 से 4 सवारियों को लेकर ही ये रोडवेज की बसें चल रही है। तो ग्राउंड जीरो पर क्या है हालात, बातचीत करने के लिए हमारे तमाम संवाददाता जुड़ गए हैं। अमित राणा गाजियाबाद से हैं, निखिल मेरठ से, शबाब लखनऊ से, अश्वनी झांसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शबाब के पास ही पहले लखनऊ चलेंगे। शबाब, लखनऊ का क्या हाल है? यहां पर लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या स्थिति लखनऊ की? लगता है शबाब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अमित राणा के पास गाजियाबाद चलेंगे। अमित, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो यहां पर भी हालात बहुत खराब है। दिल्ली एनसीआर से सटा इलाका है, इसलिए संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। क्या हालात है गाजियाबाद के?
ये कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लगातार यहाँ पर भी कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। अगर पिछले 24 घंटे की मैं बात करूं तो पिछले 24 घंटे के भीतर ही 45 नए कोरोना के पेशेंट यहाँ पर आए हैं और अब तक की जो कुल तादाद है एक्टिव पेशेंट्स की वो 246 हो गई है। अनलॉक के दौरान जो लगातार मात्रा बढ़ी है लोगों की, इस तरह के जो मरीज हैं उनके कोरोना पेशेंटों की जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उसके पीछे अहम वजह यह है कि अनलॉक के दौरान जो मिली गई सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को दरकिनार करते हुए आम आदमी घर से बेवजह ही निकल रहा है। साथ ही जो पालन करना चाहिए था तमाम चीजों का, जो तमाम नियम बनाए गए थे उन नियम और कायदे तमाम तब ताक पर रखने के बाद लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और किसी भी नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि लगातार कोरोना के पेशेंट की वृद्धि बिल्कुल लगातार लोग बाहर निकल रहे हैं और संक्रमित हो रहे हैं और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के हर जिला इस वक्त संक्रमण की चपेट में है। निखिल हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। निखिल, अगर मेरठ की बात की जाए, यहां पर जैसे ही अनलॉक हुआ तमाम दुकानें, मॉल, सभी चीज खोल दी गई, संक्रमण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ा है। इसके बाद कई सारे डिसीजन लिए गए हैं। कब तक वो डिसीजन इंप्लीमेंट में ले आए जाएंगे और आंकड़ा क्या कह रहा है मेरठ का? देखिए नीलू, जैसे ही आंकड़ा बढ़ा है तभी से प्रशासन की चिंता बढ़ गई, क्योंकि केसेस रफ्तार से बढ़ रहे हैं। अब कल परसों 40 केस मिले थे, कल 37 केस मिले हैं और कोरोना का जो आंकड़ा है वो 705 हो चुका है। वही जो एक्टिव केसेस है वो 208 है। लेकिन अब इन सब चीजों को लेकर प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। उन्होंने कई ऐसे डिसीजन किए हैं कि हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन किया जाए, लेकिन अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। डीएम ने इस पर सुझाव मांगे हैं और सुझाव के बाद इसमें आज या कल फैसला लिया जाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल मेरठ में यह बना हुआ है कि वर्दीधारियों में ये संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। पुलिस के कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें कोरोना पॉजिटिव वो पाए गए हैं। वही जो अस्थायी जेल में जो कैदी हैं उनमें भी कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ रहे हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मी हुए, गृहिणी हुई या फिर किसी भी सेगमेंट में आप चले जाएं, सब जगह कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ रहे हैं। हर जगह कोरोना फैल गया है और इसकी वजह है एहतियात ना बरतना। शबाब भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। शबाब, लखनऊ का क्या हाल? राजधानी में लगातार हमने देखा है कि आंकड़े बढ़ रहे हैं। हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर आपको एक कोविड पेशेंट मिल जाएगा। बिल्कुल, देखिए नीलू, इस बात में कोई दो राय नहीं कि लगातार कोरोना के पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है और उसका एक बड़ा असर जो है वो यातायात व्यवस्थाओं पर भी पड़ा है। लखनऊ का ये कैसरबाग बस अड्डा है जहां पर आम दिनों में बहुत बड़ी तादाद में यात्रियों की संख्या हुआ करती थी, लेकिन आप देखिए पूरा वेटिंग हॉल जो है वो खाली है। यानी कि जो लोग आम दिनों में सफ़र किया करते थे वो लोग बिल्कुल सफ़र नहीं कर रहे हैं और सफ़र करने वालों में अभी भी अधिकांश वही लोग हैं, मजदूर हैं या इधर उधर फंसे हुए ही लोग हैं जो अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। आम दिनों में जिस तरह से लोगों की आवाजाही रहती थी वो आवाजाही जो है वो बिल्कुल शून्य के बराबर है। आज 17वां दिन है, 17 दिन हो गए हैं यूपीएसआरटीसी की सेवा शुरू हुए। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 10,000 बसों का बेड़ा यूपीएसआरटीसी के पास था, लेकिन अभी भी महज 5 से 6,000 बसों को ही संचालित किया जा सका है। लोगों का डर यहाँ तो दिख रहा है शबाब। लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक साथ कई लोग बसेस में सवार होकर निकलेंगे और इसका कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ा है तमाम सेक्टर्स को भी। अश्वनी हमारे साथ झांसी से जुड़े हुए हैं। अश्वनी, अगर झांसी की बात की जाए तो वहां पर किस तरह के हालात हैं? क्या लोग बेधड़क होकर घर से बाहर निकल रहे हैं, नियम कानून का पालन कर रहे हैं, या फिर जिस तरह से शबाब ने दिखाया कि बहुत सारी ऐसी जगह पे हैं जहां सेवाएं तो शुरू कर दी गई हैं लेकिन स्थिति पहले की तरह ही जस की तस बनी हुई है? देखिए, झांसी की बात की जाए तो झांसी में अजीब हालात बने हुए हैं। पहले बात करते हैं लॉकडाउन से लेकर के अनलॉकडाउन। सबसे ज्यादा असहज की स्थिति रोडवेज के लिए बनी हुई है। जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई तो ऐसे में इतनी ज्यादा भीड़ प्रवासी मजदूरों की रक्षा बॉर्डर पे आई, जिसमें रोडवेज की बसें कम पड़ गई थी उनको ले जाने में, उनके गंतव्य तक पहुंचाने में। अब जब लॉकडाउन शुरू हो गया, 17 दिन बीत गए हैं, इसके बाद रोडवेज के जो बसें हैं उनको यात्री नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्थिति जो असहज है उसे रोडवेज की है। वही अगर हम बात करते हैं लॉकडाउन में दी गई छूट की, तो कहीं ना कहीं लोग बहुत बड़े पैमाने पे सड़कों पे उतरे हैं, भीड़ बाजार में जा रहे हैं, बाजारों में जा रहे हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, जिसके चलते कोरोना की जो तादाद है बहुत अप्रत्याशित रूप से अब आगे बढ़ने लगी है, जो बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। बिल्कुल, तो
अनलॉक होते ही लोग बाहर निकल रहे हैं और संक्रमित हो रहे हैं। हालांकि बहुत सारी ऐसी जगह पर है जहां पर बल्क में लोग जाते हैं, वहां पर जाने से बच रहे हैं और इससे तमाम सेक्टर को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब आप एक जगह एहतियात बरतते हैं तो आप दूसरी जगह भी एहतियात बरतना आपके लिए बहुत जरूरी है। मार्केट, मॉल्स, दुकान, प्रतिष्ठान में जा रहे हैं तो आप मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और यही लगातार हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।